नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत सारे मामलात ने अवाम की रेड लाइन तो क्रॉस कर दिया, बल्कि अवाम की रेड लाइन को क्रॉस करके गाड़ी अवाम पर चढ़ा दी। अब पेट्रोल और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की खबरें हैं। जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने तो हाथ उठा दिए और हमें बता दिया है कि ना वो सब्सिडी दे सकती हैं और ना ही हुकूमत के खर्चे पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि बमुश्किल अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए गुंजाइश नहीं है। मरियम नवाज समझती हैं कि लाडले की खातिर अगर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो महंगाई नहीं खुशहाली होती, लेकिन नवाज के होते हुए कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं है। सदर अलवी चाहते हैं जैसे चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2 मरतबा इजाफा किया गया है, वैसे ही मेरी भी तनख्वाह 2 मरतबा बढ़ा दी जाए। साइफर केस में खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी है। वजारत कानून ने कह दिया है कि इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। इंटरबैंक में $1 इजाफे के बाद 304 रुपये 45 पैसे का हो गया, जबकि गैस की कीमतों में 60% और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। नाज़रीन, हमारे पास मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। उनसे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के इख्तिताम होते हुए 11 बजे के करीब। मिफ्ता इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, साबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी के साथ मिलकर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ बैठकर कुछ बातें भी करेंगे वेब के ऊपर। जब उन्होंने ये मैसेज किया तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या दानिशमंदी है जो कौम के साथ ये शेयर करना चाहते हैं। तो इनको हमने दरख्वास्त की, इन्होंने कबूल किया। आपका बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और अता तारड़ से बात करेंगे, जिसके अंदर हम उनसे पूछेंगे कि भाई बहुत हो गया, इंतखाबात वक्त के अंदर करवा लें, 90 दिन का अभी भी वक्फ़ा है, उसको इस्तेमाल करें। PMLN जो है अकेली होती हुई नज़र आ रही है 90 दिन के इंतखाबात के मामले पर, लेकिन वो बात का मामला है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो क्या ऐसी दानिशमंदी आप हमें सुनने को मिलेगी आपसे 11 बजे आज रात को, जो पहले हमसे आपने शेयर नहीं की? क्या बताएंगे आप हमें? बहुत शुक्रिया तलत भाई। सर, कोई दानिशमंदी नहीं है। जो बिजली के बिल बढ़े हैं, हमने बात की है कि वो क्यों बढ़े हैं, वो बताएंगे लोगों को, और क्या इसका शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या हल हो सकता है वो बात करेंगे। पिछले ये नहीं है कि पिछले इस दौर में या पिछले दौर में या उससे पिछले दौर की वजह से बिजली के बिल बढ़े हैं। हुकूमत जो है वो 20-25 साल से गलतियों पे गलतियां करी जा रही है। हुकूमत जो है वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी तो ज़रूर करती है, लेकिन सच्ची बात है कि किसी ने इसके स्ट्रक्चरल मसाइल को हल नहीं किया है, कोई लॉन्ग टर्म मसले को हल नहीं किया है। ना हमने कोई निचकारी करी है, ना हमने कोई मीनिंगफुल तौर पर जो बिल कलेक्शन है उसको बढ़ाया है, ना हमने मीनिंगफुल तौर पर जो तो मिफ्ता साहब, ये जो हम है, ये जो हम है, इस हम के अंदर आप अपने आप को भी शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं? खाकान अब्बासी साहब को भी शामिल करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है उसके अंदर एक अशराफिया की हुक्मरानी है, आप भी जानते हैं, और उस अशराफिया में मैं भी शामिल हूँ, शाहिद भाई भी शामिल हैं, और अगर इजाज़त दें तो आप भी शामिल हैं। मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। जो हम मसाइल मैं आपको अपनी तनख्वाह बता देता हूँ, अब उसके ऊपर टैक्स बता देता हूँ और फिर मैं आपके एसेट्स के साथ कंपेयर कर देता हूँ तो पता चल जाएगा। मैं अशराफिया नहीं हूँ, तो मैं तो बमुश्किल इज्जत बचा के इस मुल्क के अंदर रह रहा हूँ। कहते हो अभी कर दूँ? मैं तो नहीं सर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरी नाक़िस राय में इस मुल्क में 3 किस्म की कौमें बसती हैं। एक जो 1% जो अमीर तरीन लोग या पावरफुल तरीन लोग हों, चाहे वो बड़े सियासी लीडरान हों, अस्करी लीडरान हों, ब्यूरोक्रेटिक लीडरान हों और बिजनेस लीडरान हों, और उलमा कराम भी इसमें शामिल होते हैं। फिर एक 9-10% आबादी है जो कि मिडिल क्लास है, थोड़ी सी अंग्रेज़ी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिनके पास आगे जाने का रास्ता होता है। लेकिन जो 90% आवाम है पाकिस्तान की, उनके लिए तो हर वक्त रिसेशन है, उनके लिए तो हर वक्त महंगाई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं तफरीक को सादा कर दूं, आप ये 3 तह वाली तफरीक को 2 तह में तब्दील कर दूं। 2 ही इसके मुल्क के अंदर तबकात हैं। एक जो रियासत से तनख्वाहें लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं और रियासत
के घरों में ठहरते हैं, सब्सिडीज़ लेते हैं, मिनिस्ट्रीज़ लेते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, टैक्स देते हैं और रियासत उनके लिए कुछ नहीं करती। तीसरी कोई तफरीक नहीं है। अब मैं आपकी तरफ सीधा सवाल लेके आ रहा हूँ, ये जो निगोशिएशंस IMF के साथ करते रहे हैं, जिसके रिव्यूज़ का आप भी हिस्सा रहे हैं, क्या उसके अंदर ये बिल्ट इन प्रॉब्लम नहीं था कि आपने सब्सिडीज़ हटानी है, आपने बर्डन अवाम की तरफ शिफ्ट करना है? क्या ये उस वक्त पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं? नहीं, गुजारिश ये है कि IMF ने कभी आपसे ये नहीं कहा है कि आप ना सब्सिडी दे सकते हैं, ना IMF ने आपसे ये कहा है कि बिजली महंगी करें। IMF ये कहता है कि जिस कॉस्ट पे आपको बिजली देनी होती है वो कॉस्ट आप रिकवर कर या तो कर लें या उसकी सब्सिडी दे दें। मिसाल के तौर पर अगर वजारत ख़जाना चाहे और वो 200-400-500 अरब रुपए दे, जो कि पिछले अदवार में देती रही है, 500 अरब रुपए दे, तो वो जो है आप बिजली सस्ती कर सकते हैं। लेकिन अब वजारत ख़जाना का हाल यह है कि जो टैक्स जमा करते हैं वो जब सूबों को पैसे दे देते हैं तो उनके पास तो सूद देने के पैसे भी नहीं होते, तो पूरे की पूरी हुकूमत जो है वो कर्ज पे चल रही है। तो अब वजारत ख़जाना के पास कोई जगह नहीं है कि वो और मज़ीद कर्ज ले सके। सर्कुलर डेट जो आपका मुशर्रफ साहब के ज़माने में 100 अरब रुपए था और हर हुकूमत ने आके ये दावा किया है कि हम कम करेंगे, वो आज 2400-2500 अरब रुपए का हो गया है। उसमें अब मज़ीद बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप सर्कुलर डेट बढ़ाएंगे तो पूरा निज़ाम बैठ जाएगा, तो वहाँ पे भी जगह नहीं है। तो लिहाजा अब आपके पास रास्ता यही रह गया है कि आप जो है वो रेट बढ़ा दें। अब IMF से मैं आपको सच बताऊं कि जब पिछली साल हमने रेट बढ़ाए तो शहबाज साहब बड़े उस पर वो हुए नालां के यार बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए मिफ्ता। तो मैंने सारी रात लगाकर, मैंने और राशिद लंगड़ियाल साहब हमारे जो पावर सेक्रेटरी हैं, हमने वर्ल्ड बैंक से और IMF से निगोशिएट किया और हमने उसी रात उनको मना लिया कि हम 200 यूनिट तक के सारिफ जो हैं, जो कि उस वक्त 52% सारिफ थे, उनके ऊपर हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, और वो मान गए। तो अब भी ये है कि IMF से आप बात कर सकते हैं कि देखो अभी इस वक्त जो है वो बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है, और हम इन रेट्स को जो अभी बढ़ रहे हैं इनको हम कुछ अरसे के लिए मौखर कर सकते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब लेकिन बस एहतराम हम तब कर वो सकते कहते हैं प्रॉब्लम पोस्टपोन्ड इज अ पोस्टपोन्ड प्रॉब्लम। एक आप टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे 3 महीने के बाद, तो 3 महीने के बाद क्या होगा? 3 महीने के बाद दोबारा आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, कि नहीं हो? तो सर नहीं, तो सर गुजारिश यही है ना कि देखें ना, 20 साल के अंदर आपने निचकारी करने की तरफ बात की, 20 साल के अंदर आपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने की बात करी, क्या 20 साल में आपने डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज कम करने की बात की, क्या मई जून के अंदर आप पाकिस्तान के, क्या दुनिया के बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आपने सारी बातें की, प्लांट्स चलाते हैं, आपने ये सारी बातें की, और सिर्फ बातें की या आपने इसके ऊपर काम किया? डिड यू डू एनीथिंग अबाउट इट? सर बातें तो मैं भी करता हूं ना, तो मेरा तो काम है तज्जिया करना। सच पता, आपका काम है पॉलिसी बनाना। जी जी, तो बताइए आप क्या पॉलिसी बनाई आपने? बिल्कुल मैं तो जी बिल्कुल, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब मैं वज़ीर भी था उस वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ कि मई जून के अंदर जब बिजली बन रही थी और बड़ी महंगी बिजली बन रही थी, तो मैं उन वजारत, हम 2 ही लोग थे जो कह रहे थे कि इतना महंगा LNG मंगवा के बिजली ना बनाओ, और मैं सच बता रहा हूँ आपको कि कह रहा था कि 3-4 घंटे की, 5 घंटे की लोड शेडिंग मई जून में करो, और उसके बाद जब नहीं हुई और हमने बिजली देने की कोशिश करी तो अगस्त के अंदर जो है वो ऐसे बिल आए। दूसरी गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर देखें बिजली की बहुत शॉर्टेज थी जब नून की हुकूमत 13 में आई, 12,000 मेगावाट बनते थे, और पाकिस्तान में अब 31,000 मेगावाट की जून जुलाई में, सर्दियों में, गर्मियों में खपत होती है। हमने उस बिजली की प्रोडक्शन को डबल कर दिया, 12 से 25 ले गए, लेकिन क्या इस असना में हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डबल किया? क्या इस असना में हमने एक्सपोर्ट्स को डबल किया? नहीं, हमने तो वो बिजली बना के शादी घरों को जला दिया, शादी घरों को चराना कर दिया। तो जब आपने उस बिजली से कोई फ़ायदा नहीं उठाया इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अर्नड, तो फिर आप उसके पैसे नहीं दे सकते। ये मसला ये है कि यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। देखिए ना, ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, 30% महंगाई भी है। आप ये भी देख लें कि गंदम कितना महंगा हो गया, आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी हो गई, घी कितना महंगा हो गया। दोबारा बिजली के बिलों के ऊपर आप वापस आ जाएं, क्योंकि उसी की वजह से आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, उसी की वजह से भी आपने 11 बजे अपना जो सोशल मीडिया पर जाना है वही वजूहात हैं। तो बिजली के बिल के अंदर जो 10 किस्म के आपने लोगों की जेबों से आप पैसे निकालते हैं, डिड इट एवर अकर टू यू एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कि यार ये कितनी ज़्यादती की बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए? मतलब वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई ना। वो जो लोगों की जेबों से आप एक्सटॉर्ट, आपसे मुराद आप नहीं, निज़ाम एक्सटॉर्ट करता है। डिड यू एवर टेक इट? एक्सटॉर्ट तो ना कहें, एक्सटॉर्शन ही होती है ना जी। एक्सटॉर्शन क्या है? टेकिंग अवे मनी विदाउट द कंसेंट ऑफ द वन हु कीप्स द मनी। मेरे से तो आपने कंसेंट नहीं ली ना, एक्सटॉर्ट देखें गुजारिश ये है जी, गुजारिश ये है कि उस पर भी मैंने बड़ी बात की है
कि पाकिस्तान के अंदर जब आपने NFC अवार्ड किया है, उसके बाद से आपने सूबों को वफाक की 62% आमदन जो है वो सूबों को चले जाती है। जब 62% आमदन चले जाती है तो सूबों के पास तो वाफर पैसे हो जाते हैं, उनके पास ये नहीं पता होता कि खर्च किधर करने हैं, और तनख्वाह पर तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, और वफाक को आपने कर दिया कंगाल। वफाक को आप बैंक्रप्सी के नहज पे ले गए। तो ये कैसे मुल्क चल सकता है जिसमें फेडरेशन एकदम वीक हो और प्रोविंसेस आगे हों? अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो सिंध या पंजाब कैसे रह सकते हैं? तो मैं ये कहता था कि भाई जब आप NFC कम करेंगे तो सूबों के पास आपके और सूबों की जिम्मेदारी पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी पड़ो कि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएं, उनकी जिम्मेदारी डालो को एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाएं। आपको पता है मैंने दुकानदारों के ऊपर टैक्स डालने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कोशिश नहीं करी थी, हमने कोशिश की थी। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत जगहों पर बहुत सारी लॉबीज़ होती हैं और उन लॉबीज़ को सामने करना पड़ेगा। अगर आप हर जगह डर के पीछे हट जाएंगे, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो प्रॉपर्टी ओनर्स हों, चाहे वो अभी आपने अपनी नाकामी की एक छोटी सी दास्तान सुनाई, फिर आपने फिर ये भी कह दिया डरना नहीं चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो आप करते ना एक्सपोज, आप आते टीवी के ऊपर, जिस तरह अभी आप बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जी कि ये देखें, ये नदीम मलिक साहब, ये तलत हुसैन, ये बैठे हुए हैं, दूसरे भामिद मीर, काशिफ अब्बासी, इनके प्रोग्राम्स में जाके मैं बताता हूँ ये लोग हैं। आप तो उस वक्त खामोश रहे ना कि नहीं? सर मैं सबसे ज़्यादा ये मैं ख्याल से बोलता था। आपने ये भी मेरा ये भी बयान आपने सुना होगा कि मैंने कहा था कि अगर एक इलेक्शन भी हार जाते हैं मुल्क की खातिर तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि मैं तो पार्टी का लीडर नहीं था और ना हूँ, और मुझे तो हटा दिया गया था 5 महीने बाद। तो ये बात भी देख लीजिए आप। उसके बाद तो कोई और साहब आ गए थे, और मैं जो IMF का प्रोग्राम किया था उसके ऊपर सारा दिन तनकीद हमारी पार्टी से होती थी। जब बिजली के बिल आते थे तो तनकीद मेरे ऊपर होती थी। तो अब भी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तान का कसूर मेरे ऊपर डाल रहे हैं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका भी हक है और मेरा भी हक है कि मैं जवाब दूं उसके। लेकिन गुजारिश ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है 20 साल से कि हमारी हुक्मरानी नाक़िस है, हम कोई मसला सुलझा नहीं सके। और आज अगर आप चले, आप ये बात एकदम दुरुस्त फरमाई आपने कि 3 महीने बाद भी अगर ये बिल ले लेंगे आप, तो जब तक कि आप इसका इब्तदाई मसला हल नहीं करेंगे, जब तक कि आप फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे बिजली के शोबे के अंदर, जब तक कि आप मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स नहीं लेके आएंगे बिजली के, जब तक कि आप निचकारी नहीं करेंगे, जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा, तो उससे पहले तो आप मरहम ही लगा सकते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं कर सकते। मरहम पे आते हैं। लेकिन इस दौरान मैंने आपसे पूछना है, जो अली के अब्बा जिनका आपने नाम नहीं लिया, वो जो साहब भी आपके बाद आए थे, हमारा तो ख्याल था कि टीवी के ऊपर कासिम के अब्बा जो हैं वो इस्तिलाह चलती है, लेकिन अब आपने कह दिया वो जो साहब आपके बाद आए थे, तो हम भी वही जुमला इस्तेमाल करते हैं। साहब आपके बाद जो आए थे, अली के अब्बा, उनका क्या रोल है इसमें? मतलब मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे हटा के कोई और साहब ले आए थे ना। नहीं, आप नाम नहीं ले रहे ना, आप नाम नहीं ले रहे, आप नाम नहीं ले रहे, तो मैंने कहा चले ठीक है, आप नाम लेने में तो आप अपने बात देखें, आप अपने सक्सेसर का नाम नहीं ले रहे, तो आपने लॉबीज का क्या नाम लेना था मिफ्ताह इस्माइल साहब? नहीं, मैं देखें मेरी बात सुने, मैं नाम किसी के लेने से नहीं कतराता हूँ। मैं तो आप तो कासिम के भी वालिद मोहतरम का नाम ले लूंगा, और अली तो इमरान खान का भी नाम ले लेता हूँ, इसाक डार का भी नाम ले लेता हूँ। इसाक डार साहब की जो इसाक डार साहब का क्या रोल था इस तमाम कज़िये में जिसको हम टेकअप कर रहे हैं? कुड ही हैव डन बेटर? नहीं, जो मेरा रोल था कम से कम उतना रोल तो उनका ही होगा ना। मैं तो सिर्फ 5 महीने वजीर था, वो तो 1 साल वजीर थे। तो अगर आप वजीर ख़जाना के ऊपर ही सारा ये वो डाल रहे हैं वज़न, तो फिर मेरे ऊपर अकेले के ऊपर तो नहीं डालेंगे। इसाक डार साहब का जो कसूर था वो ये था कि वो जो उनकी गलत पॉलिसी की वजह से जब IMF से लड़ाई करके बैठे तो वो मुल्क को एकदम डिफ़ॉल्ट के करीब ले गए, जिसकी वजह से रुपया जो है फर्दर डिवैल्यू हुआ, रुपये के ऊपर कॉन्फिडेंस फट गया। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि शहबाज शरीफ ने आखिर में चार्ज लिया और शहबाज शरीफ ने IMF से डील करी, वरना तो आज पता नहीं कहाँ हम खड़े होते। वे आउट, लेट्स टॉक अबाउट वे आउट जी। तनकीद तो काफ़ी होगी, तो क्या करें फौरी तौर पर बिल्स के बारे में? सर फौरी तौर पर मेरा यही ख्याल है कि IMF को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, IMF से बात करने के बाद 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह हैं जिससे लोगों को थोड़ा सा झटका लगा है, उसको आप अभी फिल फॉर कलेक्ट ना करें, उसको 2-3 महीने बाद कलेक्ट कर लें। जिन महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके अंदर क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो बिजली के बिल कम होते हैं, तो लोगों को वो देना आसान हो जाता है।
और दूसरी बात यह है कि जो आपने टैक्स की बात करी, जो एफबीआर को मजबूरन टैक्स लेना पड़ता है, वो भी टारगेट्स होते हैं, सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस। उसके अंदर भी एफबीआर कह सकता है कि चलो हम 2 महीने के लिए मौखर कर सकते हैं या आप उसको दे दें। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो असल मसला है, जो असल सोल्यूशन है, वो बिजली की कॉस्ट को कम करना है। और बिजली की कॉस्ट को कम करने के लिए फंडामेंटल रिफॉर्म्स, जिसमें निजकारी की भी ज़रूरत है और जिसमें कॉम्पिटिशन लाने की ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा हमसे। तो वो कौन करेगा? उसके लिए ज़ाहिर मुंतखब हुकूमत ही करेगी, निगरान हुकूमत तो नहीं कर सकती। नहीं, देखें, मुंतखब हुकूमतों ने भी नहीं किया, मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं हुआ, निगरान हुकूमत तो ज़ाहिर है उसके पास तो मैंडेट नहीं है। लेकिन गुजारिश है कि ये हमको करना, और क्योंकि मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारी हुक्मरानी फंडामेंटली पाकिस्तान की फेल है, और ये पहली इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो 20-25 साल की बात कर रहा हूँ। तो हमको अपनी जो इतने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को हम जहाँ पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे गरीब की आमदन तो नहीं बढ़ रही लेकिन उसके अखराजात बढ़ रहे हैं, जहाँ 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी अपने 2-3 बच्चों की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर सकता, जहाँ के हुकूमत की स्कूल में बच्चे को हम तालीम सही नहीं दे सकते, जहाँ पे आधे बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए स्कूल में नहीं है, तो हम ये मुल्क ठीक नहीं चला रहे। तो पहले अगर ये बात माने कि ये मुल्क गलत चला रहे हैं, उसके बाद फिर हम बैठें और बोलें कि अच्छा अब क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं कि हम मुल्क को बेहतर चलाएं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुल्क 1% या 10% लोगों के लिए ही है जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और जिनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर ठीक चल रहा है पाकिस्तान, फिर तो रिसेशन आता है, रिसेशन चले जाता है, वही कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो 90% लोगों को भी कौमी धारे में लेकर आना है, जिसमें बाय द वे हुकूमत के भी जो नायब कासिद हैं, ड्राइवर्स हैं, माली हैं, हुकूमत के जो अफसरान जो होते हैं, हुकूमत के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कोई अरबपति नहीं होते, वो भी बेचारे बड़े गरीब होते हैं। आप जब तक उन पूरे पाकिस्तानियों को कौमी धारे में नहीं लेके आएंगे, उनका टैलेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तानी टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो ड्राइवर बने हुए हैं, वो कारपेंटर्स बने हुए हैं, वो मासियाँ घरों में बनी हुई हैं, जिनको आज डॉक्टर होना चाहिए था, जिनको साइंटिस्ट होना चाहिए था, जिनको इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो होल ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच मिफ्ता साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मौजूदा जंजाल से निकलने का एक तरीका ये हो सकता है कि गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए, लिजिटमेट हुकूमत के हाथ में बागडोर दे दी जाए, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठ कर फैसला करें, उनको वज़न उठाने दें उस तमाम सूरत हाल का जिसका इस वक्त कोई वाली वारिस नहीं। हमारे पास अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, आबिद ज़ुबैर साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिनकी तरफ से एक पिटिशन जारी है, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसका नंबर लग चुका है, लेकिन अभी उसके ऊपर हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके अंदर जल्दी इंतखाबात 90 दिन का मामला उठाया गया। दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर मैं तारड़ साहब आपसे पूछ पाऊँ, आप दूसरी मरतबा ये मिस्टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं ज़ाहिरन। एक मिस्टेक तब थी जब इमरान खान की हुकूमत को आउट वोट किया गया था, तब कहा गया था जल्दी इंतखाबात लेने, आपने इंतखाबात नहीं लिए, आपने हुकूमत ले ली। अब 90 दिन का मामला है, उसके ऊपर आपको इतने ज़्यादा जोश व खरोश दिखा नहीं रहा, आपने 7 महीने कबूल कर लिए, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा आपको। बहुत शुक्रिया तरह साहब। देखिए, इस मुल्क में रातों रात हालात बदलते हैं और पता नहीं लगता, और माजी में भी बड़े बड़े बहरान आए हैं, बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं। कभी आटे का क्राइसिस है, कभी 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। हमने 2013 में इलेक्शन लड़ा तो 18-18 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, बिजली के नारे पे लड़ा, एंड वी मेड इट थ्रू। देखिए, मैं नहीं समझता कि मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसी है कि जिसके पास इन मसाइल का हल ना हो, या वो सलाहियत ना रखते हों, या माजी में डिलीवर ना किया हो। एक पास परफॉर्मेंस है आपकी, एक आपकी कैपेसिटी है। अगर आप अच्छी नीयत से निकल पड़े तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ फरवरी में इलेक्शन होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन एक अंदिया दे रहा है, और डीलिमिटेशन की 14 दिसंबर के अख्ताम पे 54 दिन के अंदर का मतलब है कि मिड फरवरी। तो मेरा तो ख्याल है कि 80 रुपये पर यूनिट होगा उस वक्त। देखिए, अभी मौजूदा 80 रुपये पर यूनिट होगा। जिस तरीके से डॉलर की सूरत हाल है, शमशाद साहबा का अभी मैंने पहले भी जिक्र किया, वो तो कह रहे हैं हमारे पास लिमिटेशंस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। IMF सर पे बैठा होगा, आप सियासी तौर पर तले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका एनालिसिस है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये रियासत का बोझ ना उठाते और IMF का अग्रीमेंट ना करते, और खुदा ना खास्ता ये नवंबर में आके मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, एयरलाइंस आना बंद हो जाती, LCs खुलना बंद हो जाती, इंडस्ट्री बैठ जाती, एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती, और रुपी इतना फ्री फॉल करता कि डॉलर 500-600 को टच कर जाता, तो जा रहा है उस तरफ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, LCs खुलने में मसला हो रहा है। नहीं, LCs देखें, मसला था। IMF के मुआहदे के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी,
गवर्नमेंट के पास हमेशा ये ऑप्शन है कि वो टारगेटेड सब्सिडी एक लोअर इनकम ब्रैकेट को दे सकती है, 100 यूनिट वाला, 200 यूनिट वाला, 250 यूनिट वाला, तो व्हाई नॉट। कहते हैं जिस घर में, जिस मोहल्ले में बिल लगे हुए ना बिजली के मीटर, वहाँ से आपको वोट नहीं पड़ना। एक ये आजकल नारा और बहस चल रही है। ज़रा ज़ुबैर साहब के पास चलें। अब साहब, अब इतने दिन हो गए हैं असम्बली को तहलील हुए, अब 90 दिन की जो डेफिनेशन है वो भी तब्दील हो जाएगी ना, तो अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करवाई जाए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट बार वकला जो है आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। हमारा एक मौक़िफ़ है, वो आइन और कानून पे हम बात करते हैं। हमारे हिसाब से इलेक्शन के 90 दिन की जो इलेक्शन है होने, क्योंकि हमने देखा पहले इसी इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने और पार्लियामेंट ने विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आपने डिफाई किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, आपने आइन तोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माना जब उन्होंने हुक्म दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने का। वहाँ आपने आइन तोड़ चुका है। ये इलेक्शन कमीशन उसमें शामिल था उसके अंदर करने में, और आज फिर वही कर रहे हैं जी। और देखिए, जो ये CCI की मीटिंग के थ्रू ये जो इलेक्शन की सेंसस को, जिसमें हम समझते हैं कि वो CCI की मीटिंग विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट गैर आइनी और गैर कानूनी थी कि दो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से वो नहीं बैठ सकते थे उसके अंदर, जो इलीगल गवर्नमेंट है हमारे हिसाब से, वो उसके हिस्सा बने। एक फैसला बिल्कुल फैग एंड ऑफ दी असेंबली, 4 दिन पहले असेंबली तहलील की एडवाइस से आपने उस सेंसस को कहा कि जी हम सेंसस पे, लेकिन बसद एहतराम कता कलामी होती, बसद एहतराम। अब ज़ुबैर साहब, हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसका बड़ा मुकाम है, लेकिन जो वैन गार्ड है आइन का, वो तो सुप्रीम कोर्ट है जो बनाने वाली है, उसमें तरमीम करने वाली है, वो तो पार्लियामेंट है। आपने फरमाया कि पहले इंतखाबात जो पंजाब का हुक्म जो है वो नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट जो वैन गार्ड है उसको इतना इशू नहीं है, आपको इशू क्या है इतना? जो वैन गार्ड है उसको इशू नहीं है, तो आपको क्या इशू है? सर, हम तो केस लेके गए हुए हैं, हम तो चाहते, क्योंकि हम आइन और कानून के साथ, किसी ने तो आइन और कानून के लिए बात करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर लेते? टीवी चैनल्स पे बैठ के तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हमारा केस है वो टेकअप करें। हम तो कहते हैं कि टेकअप करें। हमारा मौका उस वक्त भी था, तलत साहब, हमारा मौका उस वक्त भी था कि जब ये हुक्म आपका नहीं माना गया, आप जजों की तजलील की गई और आज भी की जा रही है, आपको एक्शन लेना चाहिए था। हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम समझते हैं आइन और कानून के साथ खड़ा होने का मतलब इस अवाम के साथ खड़े हुए, जो आज जिस हाल में अवाम पहुंच चुकी है। सर, ये बातें करना कि जी बिजली के बिल्स वगैरह, आप देखें हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। अब डॉलर 500 पे, क्या हमें क्या पता क्या कहाँ रुकेगा जाके, फ्री फॉल में इन्फ्लेशन कहाँ पहुंचेगा। हमारा अफरात ज़र का जो इशू है, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है सर, तनख्वाहें देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, तो हर तबका अफेक्ट हुआ है। तो ये अब आप मैं समझता हूँ कि आइन के हिसाब से आइन की हुकूमत होगी, आइन के तहत चलेगा तो इस मुल्क की बका है, वरना नहीं है। आइन तोड़ना ठीक है, फरवरी आज बैठ के कह रहे हैं आपके फरवरी में इलेक्शन हो, क्यों जरूरत है फरवरी इलेक्शन को? उसको अगले साल ले जाएं, उससे भी आगे ले जाइए, कौन रोकने वाला है किसी को? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसको रोके। बेशक ये टीवी पे बैठ के या जलसों में उनकी बुराई करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के साथ फैसला देना चाहिए। तो तारड़ साहब, अब आइनी और कानूनी मामला भी आपके गले पड़ सकते हैं, सियासी मामला भी गले पड़ सकते हैं। मफरूज़े आपने बनाए थे हुकूमत लेके भी, हम समझते हैं आपने आर्गूमेंट हमेशा किया जी कि रियासत को हमने बचाया, लेकिन सियासी कॉस्ट जो है ना आपने बहुत ज़्यादा पे की है। ये मफरूज़े जो हैं ये मेरे ख्याल में दे वुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। जो इस वक्त सूरत हाल है, आप अगर इंतखाबात देर से करवाते रहेंगे तो वही सवाल दोबारा आता है। आइनी मामलात भी, वो कह रहे हैं आइन तोड़ा है आपने, चले आपने नहीं तोड़ा, लेकिन यू सीम टू बी स्टैंडिंग अलोन, और कोई जमात आपके साथ नहीं खड़ी हुई 7 महीने की बात करते हो। देखिए, सही खड़े होना और अकेले खड़े होना डजंट मैटर। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस आइन की बात कर रहे हैं और इतने हवाले दे रहे हैं, 2 दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। 63A की जो तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म करके एक पॉलिटिकल पार्टी की, एक और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी। 63A की गलत तशरीह की। फिर जब असेंबली तोड़ी गई तो उस जजमेंट के अंदर लिखते कि आर्टिकल 6 लगाएं और उसमें सजाएं तजवीज़ करते। जब दिल में आता है तो नवाज़ियात की बारिश कर देते हैं, जब किसी को सज़ा देनी होती है तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल देते हैं। तो ये कब तक इस मुल्क में चलेगा? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस शख्स ने ख़ुदकुशी का दावा किया था, रियासत मदीना का दावेदार कि जी IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, और 6 माह असद उमर साहब ने ज़ाया किए। फिर पीपल्स पार्टी के साबिक अदवार के 2 वज़राए ख़जाना को लेके आए, हफीज़ शेख साहब ने भी किस्मत आजमाई और साथ शौकत तरीन साहब ने भी किस्मत आजमाई।
तो क्या वो 4 साल में जो IMF को गालियां देते रहे, बड़के मारते रहे, अग्रीमेंट को होने नहीं दिया गया, टारगेटेड सब्सिडी वक्ती तौर पे देते रहे, ख़जाने को खाली करते रहे, हमारे आने से पहले एक लैंडमाइन बिछा के पेट्रोल की मद में सब्सिडी जो है वो दे के, हालांकि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर थी। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने और आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह वाला ट्वीट किया था ना, इमरान खान ने तो नहीं किया था। और ये तो नया प्रोग्राम है, बिल्कुल ये तो आपने नया प्रोग्राम नेगोशिएट किया, तो फिर आपके और पहाड़ खोद लेते, उसमें से नहर निकालते दूध की। देखिए, सियासत की अगर तरजीह होती तो हम क्या करते, हम IMF का प्रोग्राम अधूरा छोड़ते, पेट्रोल में 300-400 अरब की सब्सिडी देते, बिजली में 250-300 अरब की सब्सिडी देते, 700-800 अरब झाड़ के अपने हाथ और हम जाके घर बैठ जाते और कहते कि जाने अब निगरान हुकूमत और जाने निगरान हुकूमत के वज़रा। देखिए, ये मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले किए हैं, बिल्कुल किए हैं। IMF का प्रोग्राम अगर ना करते, डिफ़ॉल्ट की एक तलवार लटकी रहती, और अगर डिफ़ॉल्ट होता तो फिर किसके सर वो डलता। तो ये डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF का मायदा ज़रूरी था, किया, बिल्कुल किया। तो सियासी कॉस्ट जो है आपके ख्याल में आने वाले महीने में आपकी पे होती रहेगी? देखिए, बट नहीं, वो होगी, बिल्कुल पे करनी पड़ेगी, मगर उसका कुछ परसेंटेज वो भी पे करेंगे ना जिनकी 4 साल हुकूमत थी। 16 माह और 4 साल में बड़ा फ़र्क है। ये तबाही बर्बादी ओवरनाइट नहीं हुई 16 माह के अंदर, इसमें उनका बड़ा रोल है। जो ट्रैक पैंट्स पहन के, काली एनके लगा के दोपहर को 2 बजे तर्जमानों का इजलास करते थे, इकॉनमी की एक मीटिंग नहीं की, कहते थे मेरी बीवी ने बताया कि डॉलर का रेट क्या है, या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है। तो फिर देखे ना, जब ऐसे मामलात होंगे तो फिर जिम्मेदार तो वो भी है। लेकिन अब तो फिलहाल तो अवाम ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, देखते हैं अवाम के सुओ मोटो नोटिस का इफेक्ट कहाँ पे जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा इस मामले को ज़ुबैरी साहब के पास लेके जाएंगे कि कोर्ट्स की भी तो जिम्मेदारी है, ये जो सियासी बहरान है इसके अंदर अदलिया के फैसलों का भी बड़ा रोल है। ज़ुबैरी साहब, आपके पास आ रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि अदालतों का जो एहतराम है हम सब पर लाजम है, हम करते हैं उनका एहतराम, लेकिन उनके फ़ैसले हैं और उनके अंदर से जो आवाज़ उठती रही है जज साहबान की अपनी आवाज़ की अगर हम बात कर लें तो वो एक ऐसी कोर्ट की निशानदेही करती है जो डीपली पोलिटिसाइज्ड है, जहाँ पर जज साहबान जो है वो सियासी फ़ैसले करते हैं। इंतखाबात का करवाना आपके आइन की तशरीह अपनी जगह पर है, लेकिन जो तरमीम हो चुकी है आइन में नहीं लेकिन इंतखाबात के कवानीन में, उसका हक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, वो भी तो एक आइनी इदारा है। तो जब वो कहते हैं कि हमने करवाने हैं इंतखाबात, तो इसमें आइन की पामाली आपको कहाँ पे नज़र आती है? और एक ऐसी कोर्ट के पास आप गए हैं जो डीपली पोलिटिसाइज्ड है। देखिए, पहली बात, मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आपसे नहीं एग्री करता है। कोर्ट डीपली पोलिटिसाइज नहीं होता। पॉलिटिकल फैसले जब आते हैं पॉलिटिकल केसेस के, तो आप उसको उस नज़र से देखें। फैसला तो उनको देना है, केस आप लेके गए, अब आइन की तशरीह करनी है। आर्टिकल 224 का क्या रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 224 कहता है कि केयर टेकर्स को इलेक्शन जो होने हैं वो 90 दिन के अंदर होने हैं। तो ये वो नहीं है। चलें जी, सुप्रीम कोर्ट की आप बात नहीं मानते, आपने उनकी तजलील की, वो गलत है, वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है। आइन तो कहता है 90 दिन में फैसला कराओ, लेकिन वो नहीं करते। तो कैसा आईनी इदारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या और कोई, जो कहता है कि जी हम अपनी मर्जी से कराएंगे, हमें डीलिमिटेशन करनी है क्योंकि एक्ट कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया सर? ये कौन सा आईनी इदारा कहेगा कि उसकी आप बात कर रहे हैं कि वो सेक्शन 57 की जो जिसमें तरमीम की गई, वो भी शुरू होता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ ले, आपके पास कॉपी होगी उसकी। और वो तारीखें देंगे इलेक्शन की, लेकिन वो किस सिचुएशन में देंगे? जब तहलील जो होगी असेंबली, वो एडवाइस प्रेसिडेंट नहीं करेगा, वो 48 घंटे की जो 58(1) में दिया है, 2 कंडीशंस दी है 58(1) जिसमें तहलील करते हैं कि एडवाइस पे करेंगे या 48 घंटे में हो जाए। लेकिन अमली तौर पर देखें, अमली तौर पर अगर आप देखें तो जब भी सियासी मामलात इंतखाबात के हवाले से हालिया दौर में गए सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने मसला खड़ा ही किया। हाई कोर्ट टेकअप कर रही थी पंजाब के इंतखाबात का मामला, वहाँ से उठा के आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आए, और उसके बाद फिर वो लटकता रहा और अभी तक पंजाब के अंदर केयर टेकर लगा हुआ है। KPK के असम्बली भी रिजॉल्व हुई थी, उसके इंतखाबात की कभी डेट नहीं आई। तो गुजारिश करने का मकसद ये कि अमली तौर पर आप जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वहाँ से अंदर से आवाज़ें तो बहुत आएंगी लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, और वो जो उम्मीद है आपकी वो शायद उस तरीके से बराबर ना आए। मैं आपसे भी पूरा मुत्तफिक हूँ और तारड़ साहब से, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बिल्कुल ये बात सही करते हैं। इनकी बात में वजन है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, सियासतदान है, जो बात ये करते हैं सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ,
और मैं आइन और कानून के साथ खड़े होकर मुझे ये नहीं देखना होता कि इख्तिताम क्या होगा, मुझे कोशिश करनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। 2 महीने इंशाल्लाह हमारे रह गए, जब तक मैं अल्लाह ने मुझे इस ओहदे पे फाइज रखा हुआ है तो मैं आइन के लिए जो भी मेरी जिद्दोजहद कर सकूँगा करूँगा, लेकिन ताकि ये बात ना हो कि कोई एक सुप्रीम कोर्ट बार जो है, जो हाईएस्ट एसोसिएशन है इस मुल्क की, वो पीछे रह गई इसके अंदर। हम एक अब चीज़ पर बात खड़े में बे आप प्रैक्टिकल आप जो बात करते हैं वो सही है, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं फैसला, कह दें वो हमसे कि जी आप गलत हैं और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो सही है। आर्टिकल 48(5) के तहत प्रेसिडेंट को तारीख देनी है, उनको देनी चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे तो आइन से वो भी इनहराफ कर रहे हैं। फिलहाल तो प्रेसिडेंट साहब को ये ज्यादा फिक्र है कि मेरी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए 2 मरतबा, फिलहाल तो उस तरफ तवज्जो है। गो अहेड, योर टेक ऑन दिस। मुझे नहीं पहली बात ये कि जब सेनेट का भी बिल आया था, मेरे संजरानी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर इतने अच्छे नहीं है कि मैं एक अनजस्टिफाइड चीज़ को जस्टिफाई करूं। प्राइवेट जेट, चार्टर्ड जेट, फैमिली के लिए, अपने लिए, नौकरों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज, TADA, अलाउंसेस, इंक्रीमेंट्स, कंडेमेबल, अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। सदर मुमलिकत अच्छे खासे डेंटिस्ट हैं, उनके साहबजादे ने एक एग्रीमेंट भी किया है कोई अमेरिकन कंपनी के साथ, अंडर हिज वॉच किया, वो बतौर सदर उसमें शरीक हुए, जो कि उनको जेब नहीं देता था। बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास से नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनका तनख्वाह के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। और सदर मुमलिकत की तो वैसे जो पीछे बिल्स के साथ उन्होंने हशर किया है, उनकी तो काटनी चाहिए तनख्वाह, एंड इट्स अ फिट केस फॉर इम्पीचमेंट। जब पार्लियामेंट हो तो पता नहीं इनके जाने के बाद इनकी इम्पीचमेंट मुमकिन है कि नहीं है। अलवी साहब खाते पीते आदमी हैं, और इस वक्त इस क्राइसिस के हालात में मैं अलवी साहब की जगह होता तो मैं कहता मैंने बस बतौर वज़ीर तनख्वाह नहीं ली, एक दिन नहीं ली, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत अनाउंस किया हुआ था। सदर मुमलिकत को वैसे चाहिए, मेरी एडवाइस है, और अगर आप और ज़ुबैरी साहब एंडोर्स करें, शो के हवाले से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप कल ऐलान करें कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं एक वेल ऑफ आदमी हूँ, मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, तो ही शुड वेव दैट ऑफ। ज़ुबैरी साहब भी एग्री कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एग्री ऑन समथिंग। अच्छा चलिए, ये तो एग्री है, लेकिन वापस इसके ऊपर जाइए कि आप आइनी बंदिश की बहस से हटे हुए नजर आते हैं नून लीग जो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 90 डेज का बिल्कुल जिक्र है, बट इलेक्शन डेट किसने देनी है? इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर एक्ट नहीं कर सकता, ये एक लीगल डिबेट है। अब उसमें जब एक दफ़ा सेंसस हो जाए, सेंसस भी एक आईनी जिम्मेदारी है, 40 अरब रुपया तरमीम आपने की थी ना, चलेगा तरमीम आपने बिल्कुल की, तो आपको पता था कि आपने डिले करना? नहीं, देखें ये नीयत किसी की नहीं थी, बट ऑब्वियसली देखें पिछला सेंसस हुआ 2017 में, अब सेंसस भी ड्यू था और उस पर 40 अरब रुपए की कॉस्ट आई है, उसका एक प्रोसेस हुआ है। अब उसके बाद बिल्कुल आखिर में आके आपने वो सेंसस की डेट भी नोटिफाई की, तो आप शुरू दिन से आपका ख्याल ये था कि आपने 7 महीने के बाद करवाने? नहीं, देखिए मैं इतने हादसाती वाकयात नहीं होते। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जाने से पहले सेंसस को नोटिफाई करके हम जाना चाहते थे, और उसमें हम अकेले नहीं हैं, उसमें 2 इलेक्टेड CM बलोचिस्तान के, सिंध के, वो शरीक थे। बलोचिस्तान के CM का वेट किया गया, 3 घंटे वो आए, उन्होंने साइन किया उस डॉक्यूमेंट पे स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पे। लेकिन आपकी पार्टी को पता था जब आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करें कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, सो इन अ वे आपने अपनी जो पॉलिटिकल गैम्बल है वो आपने किया हुआ है कि 7 महीने के बाद होंगे तो हमें एडवांटेज। देखिए किसी तरह भी जा सकता था मामला, जरूरी नहीं है कि इलेक्शन डिले होते, हो सकता था कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जाती, मगर फरवरी में अगर इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है तब इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मिल जाएगा कि वो RTS वाला मामला अवॉइड हो जाए, कोई रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इन प्लेस आ जाए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट बेहतर हो जाए। हमारी भी मीटिंग हुई है, हमने बड़ी तजावीज़ दी हैं उनको इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो रिजल्ट्स की है उसके हवाले से, कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से, कैंपेन के हवाले से, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के हवाले से। तो देखिए कोई तो इलेक्शन हो ना जो शफाफ तरीके से। 7 महीने के बाद जब इंतखाबात होंगे, अगर हालात यही रहे तो इसके ऊपर मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो ऐन मुमकिन है कि आपके RTS तो काम कर रहा हो लेकिन वोटर आपका मुकम्मल तौर पे बैठा हुआ, और अगर ये हो गया ना तो फिर मैंने आपका ये वाला क्लिप चलाना जब मैं आपको कह रहा था कि इंतखाबात जो है 90 दिन के अंदर आप करवा लें, वरना फिर आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मगर देखिए एक और चीज़ है ना, आपकी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिला। मैं देखिए इट्स ऑल नॉट दैट बैड, इतनी ग्लूमी पिक्चर नहीं है। अब अर्बन सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, आप जाएं ज़रा जिम्मेदार के पास, सर बम्पर वीट क्रॉप हुआ है, वीट का रेट उसको अच्छा मिला है, सिट्टा उसका अच्छा हुआ है। सो रूरल इकोनॉमी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त चल रहा है। तो अब पंजाब की अर्बन सीटों से हटके आप रूरल सीटों की तरफ जा रहे हैं, एक और इशू है। वी हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।